आपको याद होगा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने वादा किया था कि बिहार के नौजवानों को उनकी सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। उस वादे पर आज फिर सुशासन बाबू की सरकार ने लाठियां बरसा दी। बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक के बाद सचिवालय सहायक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश सरकार नौजवानों से नौकरी का वादा कर क्या इसी तरह लाठियां बरसाती रहेगी। बिहार की राजधानी पटना में नए साल पर सुशासन की एक गजब तस्वीर देश को चौंका रही। सवाल उठ रहे हैं, सुशासन राज में इंसाफ मांगने पर क्या इस तरह लाठियां बरसाई जाएंगी? पाती ठंड में लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। अभी हम लोग गर्दनीबाग अस्पताल में इलाज कराने आए हुए हैं, उन लोगों का इलाज हम लोग करवा रहे हैं और कई लोगों को काफ़ी चोटें लगी है। मुझे भी चोट लगी है पैर में पीछे। डाक बंगला चौराहा पर हम लोग आए और वहाँ पे क्या हुआ, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और बाकी इस ठंडी कड़क ठंडी में लाठी से इतने पीटा गया छात्रों को, पूरे छात्र घवाहिल हैं। यहाँ पे इतना चोट आया, हमारे छात्र नेता दिलीप जी का भी चोट लगा है। बाकी सब छात्र को किसी का कपार फूटा, किसी का कान फूटा, किसी का पैर में चोट आया, कोई गाड़ी से दबा। तस्वीरें पटना के डाक बंगले चौराहे की है, जहां प्रतियोगी छात्रों का हुजूम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सचिवालय सहायक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर उतरा था। बड़ी तादाद में लड़कियां भी प्रदर्शन का हिस्सा थी। लेकिन पुलिस एक्शन में आई तो फिर किसी पर रहम नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक होने का सिलसिला अनवरत जारी है और जो हाल के दिनों में ताज़ा लीक हुई है वो बिहार एसएससी CGL 3 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की लीक हुई है। बड़ी बात यह है कि इसके कुछ रोज़ पहले BPSC में भी धांधली पाई गई थी और उसके क्वेश्चन को, उसके एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था। ठीक उसी तर्ज पर CGL के भी सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कराने की मांग थी आज प्रोटेस्टर्स की। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC ने बीते 23 से 24 दिसंबर को 3 पालियों में सचिवालय सहायक परीक्षा ली थी। इस परीक्षा के जरिए सचिवालय सहायक के 2187 पदों को भरा जाना था। इस परीक्षा में 9 लाख छात्र छात्रा शरीक हुए थे। देश के 28 राज्य में 528 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उस ऐलान के बाद हो रही थी जिसमें उन्होंने बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और इस दावे को बिहार की महागठबंधन सरकार ने गेम चेंजर के तौर पर पेश किया था। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और आप लोग तो जानते हैं बेरोजगारी हटाना हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन बीते 23 दिसंबर को सचिवालय सहायक की पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही पेपर लीक की खबरों ने देश को चौंका दिया। पेपर लीक की जांच के बाद BSSC ने पहली पाली की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था और 45 दिन के अंदर फिर इसकी परीक्षा कराने की बात कही थी। लेकिन इसी के बाद दूसरी पाली की परीक्षा शीट भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने की खबरें आने लगी और इसी के बाद सचिवालय सहायक की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग प्रतियोगी छात्र कर रहे थे। बीजेपी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग का समर्थन कर रही है और सुशासन बाबू की सरकार को घेर रही है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि BPSC
पेपर लीक मामला हो या BSSC पेपर मामला हो, दोनों के लिए बिहार सरकार CBI से जांच कराए। दिसंबर में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। विपक्ष तभी से रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को लगातार घेरता आ रहा है। बिहार के नौजवानों को नौकरी मुहैया करवाने में नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में प्रतियोगी छात्रों पर एक बार फिर बरसी लाठियों ने जनता का गुस्सा भड़का दिया। बीते 13 दिसंबर को बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। इस प्रदर्शन में सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी शामिल थे, जो विधानसभा के आगे प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र छात्रा घायल हो गए। उससे पहले 22 अगस्त को भी पटना में ही सीटेट के प्रतियोगियों पर लाठियां बरसाई गई। इस पर खूब हंगामा मचा था और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कहना पड़ा था कि अब आप लोगों को दोबारा मार्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पटना से आज कई लाठीचार्ज की तस्वीरें बता रही हैं कि सुशासन सरकार नौजवानों से किए अपने वादे को कितनी गंभीरता से पूरा करती है। सवाल यही है, क्या बिहार में नौकरी मांगने पर नौजवान सुशासन सरकार की लाठियां ही खाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली का कंजावला कांड एक ऐसा रहस्य बन गया जिसमें हर दिन नई थ्योरी सामने आ रही है। हर बीते दिन के साथ सवालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अंजलि की सहेली निधि के बयान के बाद माना जा रहा था कि अब यह मामला सुलझ जाएगा, मगर इस बीच अंजलि के परिवार ने कुछ ऐसा दावा कर दिया जिससे मौत की जो मिस्ट्री थी वो और ज्यादा गहरी हो गई। देखो, उसने थोड़ी ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, उससे मेरी ये बात हो रही थी, जो तुम कह रहे हो ना लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई नहीं, वो बात हो रही थी। वो मुझसे कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं करवाऊंगी तुझसे, मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि मेरा हाथ ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? हाँ जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई हैं क्या? नहीं। कांझावाला कांड पर 2 दावे हैं और कई बड़े सवाल। आखिर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? निधि ने दावा किया कि अंजलि उस रात नशे में थी। अंजलि के परिवार का दावा है कि उसने कोई नशा नहीं किया था। यहाँ तक कि परिवार ने निधि को पहचानने से इनकार कर दिया। वो जो लड़की बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? जो उसकी दोस्त है निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके? हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है अकेले। हाँ, जानते थे आंटी की उसकी निधि को जानते थे आप लोग? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अंजलि के परिवार के दावे पर मुहर लगा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी अंजलि के नशे में होने का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि को 40 गंभीर चोटें आई थी। उसकी मौत सदमे और खून बहने से हुई। अंजलि के परिवार का आरोप यह भी है कि उसने ही किसी विवाद में बदला लेने के लिए उन लड़कों को उस दिन बुलाया था और इस वारदात को अंजाम दिया। यही वजह है कि सवालों के घेरे में आ चुकी अंजलि की दोस्त उस रात उसके साथ थी और उस खौफनाक कांड की अब तक की सबसे बड़ी गवाह भी थी। सवाल यह है कि क्या निधि ने खुद को बचाने के लिए अंजलि पर झूठे आरोप लगाए? क्या निधि और अंजलि में लड़ाई हुई थी या बात कोई और है? निधि क्या बहुत बड़ी बात छुपा रही है, सच नहीं बता रही है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हो सकती है? अगर हाँ, तो रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। दिल्ली पुलिस कितना बता रही है, कितना छुपा रही है? इस बीच उस रात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें निधि वारदात के बाद अपने घर की ओर जा रही है। निधि हड़बड़ी में अपने घर आती है। अगले दिन उसकी पड़ोसी उससे पूछती भी है कि क्या हुआ, चोट कैसे लगी। तब भी वो अंजलि के साथ हुई वारदात का सच छिपाती है। एक्सीडेंट हुआ है, इसके दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ है। मैंने पूछा भी उससे, मैंने कहा क्या हुआ, तो एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, बस ये बोला कि स्कूटी से गिर गई थी। कोई टाइम बताया किस टाइम गिरी थी, कब आई थी? इतना नहीं बताया, इतनी जानकारी दी नहीं उसने। तो निधि अक्सर रातों में लेट आती है घरों में अपने?
दिल्ली जो है अक्सर रात में देर से आती है अपने घर पे? नहीं रहती है, घर में रहती है अपने। अक्सर जाती नहीं है। ये तो न्यू ईयर वाले दिन हर लड़कियां पार्टी में जाती है, तो ये भी गई होगी, कोई पार्टी करी होगी तो। बाकी नहीं, ये नहीं जाती, ये घर में ही रहती है अपने। वैसे क्या करती है आमतौर पे? कौन? ये जॉब नहीं करती। एक तरफ अंजलि की सहेली एक पहेली बनी हुई है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की जांच अब भी उस गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की टीम तीसरी बार पहुंची और पूरे सीन को रिक्रिएट किया। ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। सीन कौन रिक्रिएट कर रहा है? दिल्ली एफएसएल की टीम, डीसीपी आउटर हरेंद्र। उधर अंजलि की मौत के बाद से अकेले पड़े परिवार को मदद का भरोसा देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से मिले। 10 लाख की मदद, अंजलि की मां का इलाज और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया। इस दौरान सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल और केवल अपनी सारी शक्तियों को विपक्ष को खत्म करने पे लगा रही है, जबकि इन शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस को कंट्रोल करने में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में होना चाहिए। बीजेपी और उनके एलजी, गृह मंत्री जी और उनके एलजी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि उनका काम पुलिस के कंडक्ट को देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी है। सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल जस का तस है। 31st नाइट की डेथ मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है। पुलिस जांच भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस बीच निधि के बयान और अंजलि के परिवार के दावे ने केस को एक नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली से संवाददाता मोहित ओम और प्रेरित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कंजावला हादसे की जगह से 150 मीटर की दूरी का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। सीसीटीवी में हादसे के बाद निधि अकेली वहां से भागती हुई नजर आ रही है। इस सीसीटीवी में टाइम 2:02 का दिख रहा है, जो आप ऊपर देख भी सकते हैं। 31 तारीख का ये है और इसमें आप टाइम भी देख सकते हैं ऊपर। और चलिए बात करते हैं रूस और यूक्रेन के वॉर की। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या फैसला ले लिया जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध का 2023 में फुल एंड फाइनल होने वाला है। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन के साथ ही सुपर पावर अमेरिका पर भी अब जो खतरा है वो मंडराने लगा है। घातक परमाणु मिसाइल RS-28 सरमाई। न्यूक मिसाइल यार्स। सबसे ताकतवर इस्कंदर। किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल। पुतिन के बारूदी खजाने में मौजूद ये खतरनाक और विध्वंसक परमाणु जखीरा महज एक ट्रेलर है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। यूक्रेन युद्ध से पुतिन अब परेशान हो चुके हैं। 2 छोरों से हो रहे युद्ध की वजह से पुतिन अब बौखला गए हैं और अब पुतिन ने इस युद्ध को फुल एंड फाइनल करने का मूड बना लिया है। कर्च ब्रिज पर हमला, फिर रूस के अलग अलग शहरों में आग और अब यूक्रेन के हमले में अपने सैनिकों को खोने के बाद का गुस्सा। इन सब के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब यूक्रेन का दी एंड करने का मूड बना लिया है।
पुतिन अब यूक्रेन पर फतह के लिए पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने के मूड बना चुके हैं और इसी का नतीजा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस 2023 में मल्टी वॉरहेड परमाणु मिसाइलों की तैनाती करने वाले हैं। रूस की तरफ से कहा गया कि रूसी सेना की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस शाखा पुरानी टोपोल एम मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी में है। टोपोल एम मिसाइल सिस्टम RS-24 यार्स मिसाइल सिस्टम के साथ बदलने की तैयारी की जा रही है। यार्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है जिसमें कई थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं जिनमें से हर एक अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। टोपोल एम को यार्स 24 में बदलने का फैसला रूस ने इसकी खासियतों की वजह से लिया है। घातक यार्स 24 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आवाज से 20 गुना ज्यादा स्पीड, 300 से 500 किलो टन के 3 से 6 MIR-VS हथियार, एक बार में 3 से 9 ठिकानों पर अटैक, ट्रक जैसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्चिंग। यार्स 24 परमाणु विस्फोट के साथ साथ आसपास की जगहों को चलाने का काबिलियत रखता है। ये वॉरहेड ऐसे होते हैं जो किसी भी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर रूस ने इस मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के लिए किया तो यूक्रेन का विनाश होना तय है। रूस की यह तैयारी यूं ही नहीं है, इसके पीछे उसका मकसद बड़ा और विध्वंसक हमला करना है। इसकी भनक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी लग चुकी है और शायद इसीलिए वो हमले से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तो रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नई प्लानिंग कर ली है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो हमला करेंगे तो कहां से करेंगे। पुतिन का नया वॉर फ्रंट कौन सा होगा और क्या वाकई में जो अंदेशा ज़ेलेंस्की ने जताया है वो सही है। Часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку шахедами. ज़ेलेंस्की का यह बयान बताने के लिए काफी है कि उन्हें भी पुतिन के प्लान की भनक लग चुकी है। यूक्रेनी आर्मी इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस अब यूक्रेन पर नए सिरे और नए वॉर फ्रंट से बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा है। साथ ही ये जानकारी भी हाथ लग गई है कि पुतिन की सेना अब किस दिशा से यूक्रेन पर हमला करने वाली है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके पास रूस के प्लान की पुख्ता रिपोर्ट है। Року минуло лише 2 дні, а рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. І найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку шахедами. रूस अब युद्ध में न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात कर जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का मन बना चुका है। पुतिन इस बार बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन ये हमला कहां से होगा, किस नए फ्रंट से होगा, इसकी रूपरेखा लगभग अब दोनों देशों के पास है।
यूक्रेनी आर्मी इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस इस बार जो नए हमले का प्लान कर रहा है, उसके मुताबिक वो इलाका यूक्रेन का उत्तरी पूर्वी छोर हो सकता है, जहां से रूस बड़े हमले की प्लानिंग में जुटा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाका कौन सा है जहां रूस नया और बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए आपको ये समझना होगा। यूक्रेन की उत्तर दिशा में बेलारूस है, तो वहीं यूक्रेन का पूर्वी बॉर्डर रूस से मिलता है और यूक्रेन के मुताबिक रूस उस पर उत्तर पूर्वी दिशा से नया हमला करेगा। उत्तर दिशा पर हमला हुआ तो बेलारूस बॉर्डर से रूसी सैनिक यूक्रेन के चेर्नोबिल, कोरोस्तेन, रिवन और जाइटोमिर इलाके में दाखिल होंगे, जहां से उन्हें कीव पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वहीं रूस पूर्वी बॉर्डर से चेर्निहिव, शोस्टका और सूमी जैसे इलाकों से हमला तेज कर सकता है। यूक्रेन पर नए फ्रंट और दिशा से हमले का प्लान तो उस वक्त भी बन गया था जब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन के बीच मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद से ही रूस ने अपने हथियारों का जखीरा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। इसी जगह से बेलारूस रूस के सैनिकों ने जॉइंट वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब बस इंतजार है तो पुतिन के ग्रीन सिग्नल का। एक तरफ न्यूक पावर में इजाफा, मिसाइलों को एडवांस करने की तैयारी और नए फ्रंट से हमले पर अब जल्द से जल्द कब्जा चाहते हैं। और ये यूक्रेन के लिए सिर्फ तबाही और तबाही के संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और लोकतंत्र में अब आपके लिए खबर लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के राज्य यानी त्रिपुरा से, जहां इसी साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी 2018 की जीत को दोहराने के लिए जिस अंदाज में कमर कस के जुटी हुई है, उससे जो विपक्षी पार्टियां उनकी नींद उड़ गई। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा है और इसके ठीक एक दिन पहले त्रिपुरा बीजेपी के बड़े चेहरे और पूर्व सीएम बिप्लब देव के पुश्तैनी घर को हमला कर फूंक दिया गया और इस पर त्रिपुरा की जो सियासत है वो गर्मा गई। बीजेपी इसमें विपक्षी पार्टी सीपीएम का हाथ बता रही है और इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या त्रिपुरा की चुनावी सियासत बंगाल की तरह खूनी मोड़ लेने वाली है। पूर्व सीएम के घर हमला, सियासी साजिश। चुनाव से पहले बड़े हंगामे की आहट। त्रिपुरा का चुनावी घमासान में खूनी मोड़। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले सियासत खूनी मोड़ लेती दिख रही है, जिसकी गवाही आग की लपटों वाली तस्वीर दे रही है। यह उस हमले के निशान है जिसे बेहद सोच समझकर शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के पुश्तैनी घर को निशाना बनाया गया ताकि त्रिपुरा की चुनावी आहट के बीच सीधा संदेश दिया जा सके कि त्रिपुरा का चुनावी घमासान पश्चिम बंगाल की तरह खूनी मोड़ लेने वाला है। सुनिए उस शख्स की मुंह जबानी जिसका दावा यह है कि किस तरह रात के अंधेरे में एक खास तबके की भीड़ हिंसक होकर उन पर टूट पड़ी। वो भीड़ सब कुछ राख करने पर उतारू थी, सब कुछ खाक करने पर उतारू थी। एकदम से मुसलमानों की बहुत भारी भीड़ आई और उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे ही निकल के भागा तो गाड़ी पे उन्होंने पत्थर बरसाने और ये आपके सामने जो भी हालात हैं। इस हमले में त्रिपुरा के उदयपुर के जमजुरी में राज्य के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पुश्तैनी घर में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हमलावरों ने मौके पर मौजूद कई गाड़ियों को निशाना बनाया और मौके पर मौजूद लोगों को धमकाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले को राज्य की विपक्षी पार्टी सीपीएम के इशारे पर अंजाम दिया गया। ये एक्चुअली मेरे पिताजी के बरसी है और आज 4 जनवरी पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो उसके कारण से यज्ञ का व्यवस्था किया था गांव के हमारे जो घर है जहाँ पिताजी का समाधि स्थल है। तो संत लोग गए थे और मेरे पत्नी भी गई थी देखभाल करने की सब व्यवस्था।
और उनके आने के बाद आधा घंटे के बाद ही ये सब विशेष संप्रदाय के लोग और विशेष करके सबके सब कम्युनिस्ट समर्थित है, कम्युनिस्ट के वहां का स्थानीय नेता है, वही लोगों ने ये सब किया है। आके मेरे जहां यज्ञ होगा वहां सीपीएम के झंडा लगाने की कोशिश किया, तो अपने लोगों ने माना कि बोले झंडा मत लगाइए, आज काल लगवा लीजिए रास्ते में, तो सुना नहीं, ये सब लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मारपीट जो आपने देखा, सब लोगों के साथ राहजानी, गाड़ी तोड़फोड़, गाड़ी में जो भगवान की फोटो वगैरह उसको तोड़फोड़, सब कुछ कर दिया है। और साथ ही साथ ये विषय इस तरीके से हुआ है, जो सीपीएम के पूर्व मंत्री और विधायक भी है वहां के, और कल ही दोपहर में जाके उस विशेष जो लोग जो रहता उस एरिया में जाके मीटिंग किया, जुलूस निकाला और इन लोगों को भड़काया। 4 जनवरी यानी त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पिता हिरुधन देव की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्होंने अपने पुश्तैनी घर में हवन का बड़ा आयोजन किया था। हवन करवाने के लिए त्रिपुरा से बाहर के संत और कुछ पुजारी जमजोरी पहुंचे थे। बिप्लब देव के पुश्तैनी घर में पहुंचकर उन्होंने तैयारी शुरू ही की थी कि हमला हो गया। सामने आए इस वीडियो और फोटो को देखा जा सकता है कि घर पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। आग भयंकर तरीके से लगाई गई। इस वारदात के बाद ही इलाके में तनाव है और एहतियातन बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। हमारे लोगों पे जहाँ ना हमला किया गया, 80 टाइम कोई नहीं आया बाहर निकल करके, और दंगाइयों को इनसे कड़ी। इसी कड़ी में ताजा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। इससे पहले 18 दिसंबर को पीएम मोदी त्रिपुरा का दौरा करते नजर आए थे। राजधानी अगरतला में रोड शो किया था और राज्य को 4350 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। 2018 में त्रिपुरा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 14 मई 2022 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मानिक साहा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपुरा की मौजूदा बीजेपी सरकार ने 2018 में सबको चौंकाते हुए बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी। चलो पलटाई के नारे और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने त्रिपुरा की राजनीति को एकदम से पलट दिया था। त्रिपुरा में जीत के साथ ही बीजेपी ने असम से आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट में एक और महत्वपूर्ण राज्य में जीत हासिल की थी। लेकिन इस जीत से बीजेपी ने त्रिपुरा में चल रहे 25 सालों के लेफ्ट के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। बंगाल के बाद इसी राज्य में लेफ्ट की सरकार ने लगातार 2 दशक से ज्यादा वक्त से अपना झंडा गाड़ रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो ये कहते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो उसकी लपटें आपके घर को भी झुलसाएंगी। पाकिस्तान के साथ आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। टीटीपी ने जो सपना देखा, क्या उसे अब अफगान तालिबान पूरा करेगा? तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में इसी साल अपनी सरकार बनाएगी। टीटीपी ने बकायदा अपनी कैबिनेट का भी यहां पर ऐलान कर दिया है। देर हम उनसे मार खाने के बावजूद हम उनका साथ भी दे रहे हैं, सिर्फ यही कि सबसे पहले कि मुसलमान होने के नाते, फिर उसके बाद इंसानी होने के नाते। लेकिन वो ज्यादा एहसान फरामोश है, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे। उम्मीद की जा रही थी कि अफगान तालिबान जब हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो ये बॉर्डर पाकिस्तान के लिए सेफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। फिर से दहशतगर्दी परवान चढ़ चुकी है। अब एक ही 7 दिनों के अंदर ट्वाइस अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ रही है तो इट मींस कि गल बहुत ही बड़ी है। जबकि एक पार्टी की हुकूमत ना हो बल्कि 12 पार्टियों का चूचू का मुरब्बा हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हैसियत से बाहर जाओगे तो बचा कुचा मुल्क भी गंवा दोगे। अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से आई इस धमकी के बाद पाकिस्तान बेहद खौफ में है। मीडिया में ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि कलअदम टीटीपी तकरीबन तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान से कर रही है। इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा केपी और दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तालिबान ने पाकिस्तान की दुखती रख पर हाथ रखते हुए ऐलान कर दिया कि धौंस दिखाई तो एक बार फिर 1971 दोहराया जाएगा और इस बार भारत नहीं, ये काम तालिबान करेगा। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अहमद यासीर ने बेहद तल्ख लहजे में 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तानी फौज की हार और सरेंडर की फोटोग्राफ शेयर की और कहा कि इस तरह का अंजाम याद रखना। 52 साल पुरानी ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान को नासूर की तरह चुभती हैं। तब भारत के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था
और दुनिया के नक्शे पर नया देश बांग्लादेश बना था। यही कारण है कि इस घटना को बताने में भी वहाँ का मीडिया बेहद सतर्कता बरत रहा है। फौज का नाम नहीं लिया जा रहा है। पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। सर आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें ये तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने जो स्टेटमेंट दी है डजंट मेक एनी सेंस। उसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास एक एज है क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए, लेकिन उनको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो हेलीकॉप्टर जो है उनको उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते। जाती दफा कई मेजॉरिटी जो वेपन वो छोड़ के गए हैं, तोड़ के गए हैं अमेरिकन। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो पिछले दिनों इन्होंने जो तोरखम और चमन एरिया में वो वहां पे इन्होंने कुछ सिविलियन पे अटैक किया, तो हालत उनकी ये है कि जो सिविलियन पे अटैक करके मारे वो मारने बॉर्डर के साइड पर जो अफगानी खड़े थे वो अपने सिटीजन उन्होंने मार दिए, नंबर 1। दूसरा, जब फ्लैग मीटिंग हुई या हमारे लोगों ने जाकर राब्ता किया कि ये तुमने क्यों मारा है और मारना भी जो था तो सिविलियन को क्यों मारते रहे हो, तुमने चेक पोस्टों पे अटैक करना चाहिए। तो उनके हालात ये थे कि उन्होंने कहा हमने मारना तो चेक पोस्टों पे था लेकिन हमें ये तोपें चलानी नहीं आती। सुना आपने, पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान को इस सहूर नहीं कि तोप कैसे चलाई जाती है, लेकिन यही पाकिस्तान भूल रहा है किसी तालिबान ने अमेरिकी रक्षा कवच के बावजूद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लिहाजा आवाम डरी हुई है। एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे, बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान ऐसे ही था। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है अब ये हमले वगैरह, ड्रोन हमले वगैरह, उसकी वजह से भी वो कुछ डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। सर गलतियां तो हो जाती है ना, हमसे हुई है, लेकिन हमने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन वो नहीं बनते हमारे, तो नहीं बनते। समझते हैं कि जो हमने अमेरिका का साथ दिया है और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं और इस तरह की वो जो चीज़ें सोचते हैं ना उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें क्लोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से वो हमें तस्लीम करते। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा ही कोई हमारे क्लोज है। 1971 की तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की बात कहकर तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान को 52 साल पुरानी शर्मिंदगी याद दिलाई है उसे कहते हैं भिगाकर जूता मारना। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? दरअसल टीटीपी के हमले से आहत पाकिस्तान के मंत्री राणा सनाउल्लाह ने 30 दिसंबर को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि टीटीपी ने अगर अटैक बंद नहीं किया तो फौज अफगानिस्तान में आतंकियों का सिर कुचलेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने और हथियार कहाँ हैं। बस यही बात अफगानिस्तान तालिबान को अखर गई है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। पाकिस्तान में तमाम डिफेंस एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि तालिबान ने अगर धमकी दी है तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान हर मामले में आगे है, चाहे फिर वो इकोनॉमी की बात हो या फिर हथियारों की। अमेरिका अफगानिस्तान में करीब $85 अरब के हथियार छोड़ कर गया है। जाहिर है कि शरीफ सरकार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, लेकिन सरकार कुछ कर पाएगी इस पर आमो खास को शक है। तो जैसे कहते हैं ना कि केक का मजा तो उसके खाने में है, तो देखते हैं कि जो ये बनाया गया है रोड मैप इकोनॉमी का, जिसके कैसे पहले भी दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए, किसी के भी दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए, अब देखते हैं कि ये दावे किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो मैं ये कॉशियसली कहूंगा कि ये दावे ही रहेंगे। ना तो पीटीआई ने अपने दावे पूरे किए,
ना किसी और हुकूमत ने पूरे किए, ना ये 7 महीने का सेटअप इसको पूरा कर सकता है, खासकर जबकि एक पार्टी की हुकूमत ना हो बल्कि 12 पार्टियों का चूचू का मुरब्बा हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।